जय हिंद फ्रेंड्स, मैं सौरभ झा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ चैनल पे। आज हम लोग करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवालों को देखेंगे, साथ ही साथ इन सवालों से जुड़े संभावित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक संख्या में बच्चे क्लास में आकर क्लास का लाभ उठा सकें। आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप क्लास में सारे सवालों के आंसर क्या करें और प्लीज़ क्लास को सपोर्ट करें, क्लास को लाइक और शेयर अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास और देखते हैं हमारा पहला सवाल। डीआरडीओ ने हवा में ही रास्ता बदलने वाले शॉर्ट रेंज मिसाइल प्रलय का परीक्षण किया, इसकी मारक क्षमता बताएं। आंसर करना है डीआरडीओ के द्वारा हवा में ही रास्ता बदलने वाले शॉर्ट रेंज मिसाइल प्रलय का परीक्षण किया गया है। तो प्रलय की मारक क्षमता कितनी है, प्रलय की मारक क्षमता कितनी है आपको बताना है। तो पहला सवाल यहाँ पे ऐसे भी पूछ सकता है कि प्रलय क्या है, तो याद रखना है प्रलय हवा में ही रास्ता बदलने वाला शॉर्ट रेंज मिसाइल है। प्रलय हवा में ही रास्ता बदलने वाला शॉर्ट रेंज मिसाइल है जिसका निर्माण डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। और आप जानते हैं डीआरडीओ की स्थापना 1958 ईस्वी में की गई है। डीआरडीओ का स्थापना 1958 ईस्वी में किया गया है, याद रखिएगा। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा, प्रलय का मारक क्षमता कितना है, तो याद रखिएगा 150 से 500 किलोमीटर। ठीक है, तो डीआरडीओ द्वारा विकसित हवा में ही रास्ता बदलने वाले शॉर्ट रेंज मिसाइल प्रलय का मारक क्षमता कितना है, 150 से लेके 500 किलोमीटर, याद रखेंगे। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रलय की मारक क्षमता 150 टू 500 किलोमीटर है, याद रखेंगे। अगला सवाल, संसद के शीतकालीन सत्र वर्ष 2021 में दोनों सदनों में कुल कितने विधेयक पारित हुए। तो आंसर करेंगे संसद के शीतकालीन सत्र वर्ष 2021 में दोनों सदनों में कितने विधेयक पारित हुए। तो याद रखना 11 विधेयक कुल पारित हुआ। संसद के शीतकालीन सत्र में दोनों सदनों में कुल 11 विधेयक पारित हुए। आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, किस अदालत ने ओमिक्रॉन के मद्देनजर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव स्थगित करने और रैलियों पर बैन लगाने की गुजारिश की। तो आंसर करेंगे किस अदालत ने ओमिक्रॉन के मद्देनजर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव स्थगित करने और रैलियों पर बैन लगाने की गुजारिश की। तो ये सवाल अगर आपको नहीं भी याद है तो भी आप आंसर कर सकते हैं, क्योंकि बात है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव स्थगित करने का। तो उत्तर प्रदेश का जो हाईकोर्ट होगा वही डिसीजन करेगा। तो उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट कहाँ पे, इलाहाबाद में। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद हाईकोर्ट। ठीक है, तो याद रखिएगा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ओमिक्रॉन के मद्देनजर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव स्थगित करने और रैलियों पर बैन लगाने की गुजारिश की। आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, पंजाब सरकार ने किस जगह की जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव घोषित किया। तो आंसर करेंगे पंजाब सरकार ने किस जगह की जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव घोषित किया। तो फटाफट आंसर करें, क्या आंसर हो सकता है। तो याद रखना है लुधियाना। ठीक है, पंजाब सरकार ने लुधियाना में मनाए जाने वाले जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव घोषित किया है। ठीक है, तो लुधियाना की जगन्नाथ रथ यात्रा को, याद रखिएगा लुधियाना की जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव घोषित किया गया है पंजाब सरकार के द्वारा। तो पंजाब सरकार ने लुधियाना की जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव घोषित किया है। आंसर ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे, ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछे एप्पल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो फटाफट बताएंगे एप्पल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। एप्पल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर। एप्पल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, जम्मू कश्मीर में एप्पल फेस्टिवल मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे हैरात पर्व, हैरात पर्व कहाँ मनाया जाता है, हैरात पर्व इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है हैरात पर्व। ठीक है, हैरात पर्व जम्मू कश्मीर और एप्पल फेस्टिवल जम्मू कश्मीर, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो आप सभी जानते होंगे हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो कमेंट कीजिएगा हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड। याद रखना है हॉर्नबिल महोत्सव
नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे अहरबल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो याद रखिएगा अहरबल महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। अहरबल महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। तो आंसर करेंगे चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। और साथ में वांगला फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल और वांगला फेस्टिवल मेघालय में मनाया जाता है। याद रखिएगा चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल और वांगला फेस्टिवल मेघालय में मनाया जाता है। तो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, मेघालय में। वांगला फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, मेघालय में। याद रखिएगा नुआखाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो आप जानते हैं बहुत ज़्यादा पूछा जाता है नुआखाई त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो बताएंगे नुआखाई त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। तो आप जानते हैं कि नुआखाई त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा नुआखाई त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है। रज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो रज महोत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा रज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो रज महोत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। ठीक है, राजा परवा या मिथुन संक्रांति कहाँ मनाया जाता है, मिथुन संक्रांति त्यौहार भी उड़ीसा में मनाया जाता है। तो याद रखना है मिथुन संक्रांति त्यौहार, मिथुन संक्रांति त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो उड़ीसा में मनाया जाता है। तो उड़ीसा में नुआखाई त्यौहार, रज महोत्सव और मिथुन संक्रांति त्यौहार मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे थाईपुसम, थाईपुसम कहाँ मनाया जाता है, थाईपुसम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, थाईपुसम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, थाईपुसम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। तो याद रखना है कि थाईपुसम त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। थाईपुसम त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है, याद रखिएगा। और काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो महाराष्ट्र में। याद रखना है काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, महाराष्ट्र में मनाया जाता है काला घोड़ा महोत्सव, याद रखिएगा। और थाईपुसम त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। आंसर करेंगे जी और किस कंपनी ने विलय के समझौते पर हस्ताक्षर किए, जी एंड विच कंपनी साइन अ मर्जर एग्रीमेंट, जी और किस कंपनी ने विलय के समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सोनी। याद रखना है जी और सोनी कंपनी ने विलय के समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो जी और सोनी कंपनी का विलय हो गया है, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 के लिए भारतीय दल का सेफ डी मिशन किन्हें नियुक्त किया गया। तो आंसर करेंगे, बहुत अच्छा सवाल है, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 के लिए भारतीय दल का सेफ डी मिशन यानी मिशन प्रमुख किन्हें नियुक्त किया गया। तो फटाफट आंसर करें, आंसर क्या हो सकता है। तो यहां पे आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हरजिंदर सिंह। ठीक है, तो याद रखिएगा बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 के लिए भारतीय दल का सेफ डी मिशन किन्हें नियुक्त किया गया है, तो हरजिंदर सिंह को। ठीक है, तो अगर आपसे पूछता है शीतकालीन ओलंपिक 2022 कहाँ होगा, तो चीन के बीजिंग शहर में होगा। याद रखिएगा शीतकालीन ओलंपिक 2022 चीन के बीजिंग शहर में होगा, जिसके लिए भारतीय दल का सेफ डी मिशन यानी मिशन प्रमुख हरजिंदर सिंह को नियुक्त किया गया है, आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ से आपको याद क्या रखना है, टोक्यो ओलंपिक 2020। तो टोक्यो ओलंपिक से सवाल पूछ सकता है आपसे। आप जानते हैं टोक्यो ओलंपिक जो हुआ ये कितने नंबर का ओलंपिक था, कहाँ पे हुआ आप समझ रहे हैं, जापान के टोक्यो शहर में हुआ। ठीक है, तो ये कितने नंबर का था टोक्यो ओलंपिक 2020। ठीक है, और याद रखना ये 32वां टोक्यो ओलंपिक था। ठीक है, 32वां ओलंपिक था, कहाँ पे हुआ, टोक्यो में। तो याद रखना अगर आपसे पूछे 32वां ओलंपिक, और ये किस प्रकार का ओलंपिक था, ग्रीष्मकालीन। ठीक है, तो अगर आप ऐसे लिख सकते हैं 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ पे हुआ, तो टोक्यो में हुआ। तो याद रखना है 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ पे हुआ, तो 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, याद रखना है 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक टोक्यो जापान में हुआ। ठीक है, तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कितने नंबर का था, 32वां, कहाँ पे हुआ, टोक्यो जापान में। ठीक है, अगर आपसे पूछे कब से कब तक हुआ था, तो याद रखना है 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 के मध्य टोक्यो जापान में 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हुआ था। ठीक है, 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 के बीच में टोक्यो ओलंपिक हुआ था, याद रखिएगा। और टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या था, मिराई तोबा। टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर था मिराई तोबा, याद रखिएगा। ठीक है,
और यहाँ से सवाल बहुत सारा बन सकता है कि आपसे पूछ सकता है कि टोक्यो पहला शहर बना है जहां पर 2 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी हुई है। पहली बार 1964 में हुआ था और दूसरी बार 2021 में ओलंपिक हुआ है। ठीक है, तो टोक्यो एशिया का पहला शहर बना है जहां पर 2 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी हुई है, याद रखेंगे। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। और आप जानते हैं टोक्यो ओलंपिक में भारत को टोटल कितना पदक मिला है? 7 पदक मिला है। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में भारत को कुल कितने पदक मिले हैं? तो 7 पदक मिला है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो 1 स्वर्ण मिला है, आप जानते हैं 1 2 4, तो 1 स्वर्ण मिला है, 2 रजत मिला है और 4 कांस्य मिला है। तो याद रखना है 1 स्वर्ण 2 रजत और 4 कांस्य पदक मिला है भारत को टोक्यो ओलंपिक में। ठीक है, और भारत कितनावां रैंक में था? तो 48वां रैंक में था। तो याद रखना है टोक्यो ओलंपिक में भारत को 48वां स्थान मिला। भारत को कुल 1 स्वर्ण 2 रजत और 4 कांस्य पदक के साथ संतोष करना पड़ा, याद रखिएगा। ठीक है, और आप जानते हैं कि नौकायान प्रतियोगिता में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी का नाम नेत्रा कुमानन, याद रखिएगा। ओलंपिक में नौकायान प्रतियोगिता में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी नेत्रा कुमानन। अगर आपसे पूछे तलवारबाजी में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी, तो भवानी देवी तलवारबाजी में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा याद रखना है जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा में भाग लेने वाली भारत की दूसरी खिलाड़ी, तो याद रखना है प्रणति नायक। दीपा कर्माकर के बाद प्रणति नायक जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा में भाग लेने वाली भारत की दूसरी खिलाड़ी बनी, याद रखिएगा। और जो इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि ध्वजवाहक कौन थे समापन समारोह में और उद्घाटन समारोह में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि अगर आपको पता है तो आप बताइए टोक्यो ओलंपिक में। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? टोक्यो ओलंपिक में ध्वजवाहक कौन थे? ठीक है, उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक, फटाफट बताएं, उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे और समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? दोनों आपको बताना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे टोक्यो ओलंपिक के? तो मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम। तो मनप्रीत सिंह को आप सभी जानते होंगे। मनप्रीत सिंह हॉकी के खिलाड़ी हैं, हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह, और MC मैरी कॉम आप जानते ही हैं। ठीक है, तो मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम, तो याद रखना है मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे, तो याद रखिएगा टोक्यो ओलंपिक उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक थे मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। मैरी कॉम मुक्केबाज हैं और मनप्रीत सिंह पुरुष हॉकी टीम के कप्तान। ठीक है, और अगर आपसे पूछे समापन समारोह में, तो आप जानते हैं बजरंग पुनिया। कौन? बजरंग पुनिया। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, बजरंग पुनिया टोक्यो ओलंपिक के समापन समारोह में ध्वजवाहक थे। ठीक है, तो याद रखना है कि उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक मनप्रीत सिंह पुरुष हॉकी टीम के कप्तान एवं MC मैरी कॉम मुक्केबाज थी, और समापन समारोह में ध्वजवाहक बजरंग पुनिया थे। बजरंग पुनिया कुश्ती के खिलाड़ी हैं, याद रखेंगे। और ओलंपिक जो आपका 2020 का जो ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक हुआ, उसमें याद रखना है कि टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए भारत का पहला पदक जीता था मीराबाई चानू ने। रजत पदक जीता था भारोत्तोलन के लिए, याद रखिएगा। ठीक है, तो भारत के लिए पहला पदक टोक्यो ओलंपिक में किसने जीता? मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन के लिए रजत पदक जीता था, याद रखेंगे। ठीक है, तो ये सवाल आपको याद रखना है, इतना सवाल यहां से आपका पूछ सकता है, और भी बहुत सारा सवाल यहां से बन सकता है। ठीक है, आप जानते हैं कि टोक्यो ओलंपिक में सबसे नंबर 1 कौन रहा? टोक्यो ओलंपिक में 1 नंबर पे अमेरिका रहा, दूसरे नंबर पे चीन रहा, तीसरे नंबर पे जापान, चौथे नंबर पे ग्रेट ब्रिटेन, और भारत को 48वां स्थान मिला। तो ये भी याद रखिएगा कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में अमेरिका पहले नंबर पे रहा, चीन दूसरे नंबर पे रहा, जापान जो है तीसरे नंबर पे रहा, और ग्रेट ब्रिटेन चौथे नंबर पे रहा, भारत जो है 48वें नंबर पे रहा, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं अब हम लोग। पश्चिम बंगाल, मणिपुर और राजस्थान के बाद अब किस चौथे राज्य की विधानसभा ने मॉब हिंसा और मॉब लिंचिंग निवारण विधेयक पारित किया? तो आंसर करेंगे आफ्टर वेस्ट बंगाल, मणिपुर एंड राजस्थान। After West Bengal, Manipur and Rajasthan, which fourth state assembly has now passed the Prevention of Mob Violence and Mob Lynching Bill? तो आंसर करें पश्चिम बंगाल, मणिपुर और राजस्थान के बाद अब किस चौथे राज्य की विधानसभा ने मॉब लिंचिंग और मॉब हिंसा पर रोक लगा दिया है, यानी मॉब हिंसा और मॉब लिंचिंग निवारण विधेयक पारित किया है?
तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी झारखंड। याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल, मणिपुर और राजस्थान के बाद झारखंड राज्य की विधानसभा ने मॉब हिंसा और मॉब लिंचिंग निवारण विधेयक पारित किया है। आंसर ऑप्शन डी। अगला सवाल, नागालैंड सरकार ने 3 नए जिले, आपको बताना है नागालैंड सरकार ने 3 नए जिले तसेमिनु, न्यूलैंड और चुमुकेदिमा बनाए। राज्य में अब कुल कितने राज्य हैं? तो नागालैंड में 3 नए राज्य का निर्माण किया गया है, तो आपको बताना है अब नागालैंड में कुल कितना राज्य है। ठीक है, तो नागालैंड सरकार ने 3 नए राज्य तसेमिन्यू, न्यूलैंड और चिमुकेदिमा बनाए। राज्य में अब कुल कितने जिले हैं आपको बताना है। ठीक है, तो आपको पहले तो याद रखना है कितना यहाँ पे आंसर होना चाहिए। तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी 15 जिला हो गया है। ठीक है, याद रखिएगा कि नागालैंड सरकार ने 3 नए जिले तसेमिनु, न्यूलैंड और चुमुकेदिमा बनाए। अब जो है नागालैंड राज्य में कितने जिले हैं? 15 जिले हैं, याद रखिएगा। और नागालैंड के बारे में आपको पता है, नागालैंड जो है राज्य कब बना था? नागालैंड राज्य कब बना आपको पता है? नागालैंड राज्य कब बना? ठीक है, नागालैंड राज्य बना था 1 दिसंबर 1963 को। याद रखिएगा, नागालैंड राज्य कब बना? तो 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड राज्य बना था। ठीक है, 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड जो है भारत का 16वां राज्य बना था। और नागालैंड का बॉर्डर किसके किसके साथ लगता है? तो याद रखना है नागालैंड का सीमा जो है म्यांमार के साथ लगता है। पूर्व में नागालैंड का सीमा जो है म्यांमार के साथ लगता है। ठीक है, उत्तर में इसका सीमा अरुणाचल प्रदेश के साथ लगता है। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के साथ उत्तर में लगता है। ठीक है, इसके अलावा इसका पश्चिम में इसका सीमा आसाम के साथ लगता है और दक्षिण में इसका सीमा मणिपुर के साथ लगता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो अगर आपसे पूछेगा कि नागालैंड कितने देश के साथ सीमा बनाता है, तो नागालैंड केवल एक देश म्यांमार के साथ बॉर्डर बनाता है। ठीक है, तो नागालैंड जो है म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करता है। बाकी भारत का कौन कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश, आसाम और मणिपुर नागालैंड के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, तो नागालैंड के पूर्व में म्यांमार, उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम में आसाम और दक्षिण में मणिपुर है, याद रखिएगा। और आपको पता है नागालैंड क्यों फेमस है? झूम खेती के लिए बहुत ज़्यादा सवाल पूछता है। तो झूम खेती कहाँ पे होता है? तो याद रखना है झूम खेती, जिसे हम लोग स्लैश एंड बर्न खेती भी कहते हैं। तो झूम खेती कहाँ होता है? नागालैंड में होता है झूम खेती। और इसी को हम लोग कहते हैं स्लैश एंड बर्न खेती। क्या कहते हैं? स्लैश एंड बर्न खेती। तो झूम खेती और स्लैश एंड बर्न खेती कहाँ पे होता है? तो याद रखना है नागालैंड में झूम खेती या स्लैश एंड बर्न खेती, इसी को कहते हैं काटो और जलाओ खेती। ठीक है, तो याद रखना है नागालैंड में स्लैश एंड बर्न खेती प्रचलित है, जिसे स्थानीय स्तर पर झूम खेती के नाम से जाना जाता है। नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव भी मनाया जाता है, आप जानते हैं नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखना है नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, तो नागालैंड में वर्तमान में अब कुल कितने जिले हैं? तो 15 याद रखना है। ठीक है, तो क्लास को प्लीज एक बार शेयर कर दें, आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे। अगला सवाल, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर करेंगे राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है। और आपको यह भी बताना है कि राष्ट्रीय किसान दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो आप जानते होंगे चौधरी चरण सिंह जी के जन्मदिन के अवसर पर क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया? 23 दिसंबर। ठीक है, तो 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है, याद रखना है। नेशनल फार्मर डे 23 दिसंबर। ठीक है, तो 23 दिसंबर यहाँ है। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है चौधरी चरण सिंह जी को याद करते हुए। चौधरी चरण सिंह जी के जन्मदिन पर, चौधरी चरण सिंह जी की, ठीक है, चौधरी चरण सिंह जी के जन्मदिन को हम लोग क्या करते हैं? चौधरी चरण सिंह जी के जन्मदिन को हम लोग नेशनल फार्मर्स डे के रूप में मनाते हैं। तो राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है चौधरी चरण सिंह जी की जयंती के रूप में। ठीक है, तो 23 दिसंबर राष्ट्रीय किसान दिवस याद रखिएगा। अब देखिए और दिसंबर में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपसे पूछ सकता है 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो आप जानते हैं विश्व एड्स दिवस। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो याद रखिएगा विश्व एड्स दिवस। 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है।
अगर आपसे पूछे 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो आप जानते हैं कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो आप जानते होंगे 4 दिसंबर को मनाया जाता है नौसेना दिवस। तो नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर, याद रखना है 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 4 दिसंबर नौसेना दिवस। अगर आपसे पूछे विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है, विश्व मृदा दिवस, तो याद रखना है 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 5 दिसंबर, 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे सशस्त्र बलों का झंडा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये भी सवाल बहुत ज़्यादा पूछता है कि झंडा दिवस कब मनाया जाता है सशस्त्र बलों का। ठीक है, सशस्त्र बलों का झंडा दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 दिसंबर, याद रखना है सशस्त्र बलों का झंडा दिवस। ठीक है, सशस्त्र बलों का झंडा दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 दिसंबर, 7 दिसंबर को सशस्त्र बलों का झंडा दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस आप जानते हैं 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है, विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है, तो आप पढ़े होंगे विश्व अस्थमा दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। तो विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना है विश्व अस्थमा दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो 11 दिसंबर को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना है 14 दिसंबर, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, आपसे पूछे गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, तो 19 दिसंबर, 19 दिसंबर 1961 को गोवा जो है ये आज़ाद हुआ था पुर्तगालियों से। ठीक है, 19 दिसंबर, याद रखना है 19 दिसंबर 1961 को गोवा जो है पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था। ठीक है, ऑपरेशन विजय चलाया गया था, ऑपरेशन विजय के द्वारा। तो ये भी पूछ सकता है ऑपरेशन विजय के द्वारा गोवा आज़ाद हुआ था। तो अगर आपसे पूछे गोवा किस ऑपरेशन के द्वारा विजय मतलब ऑपरेशन विजय चलाया गया था, ऑपरेशन विजय के द्वारा गोवा जो है आज़ाद हुआ था। ठीक है, तो ऑपरेशन विजय चलाया गया था गोवा को आज़ाद करने के लिए। गोवा 19 दिसंबर 1961 को आज़ाद हुआ था पुर्तगालियों से, याद रखेंगे। तो गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है, तो आपका आंसर क्या हो गया, 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। और 24 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। 24 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, याद रखिएगा 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। और 25 दिसंबर आप जानते हैं कि सुशासन दिवस मनाया जाता है। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करते हुए 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। तो याद रखना है अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करते हुए 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है और 23 दिसंबर को क्या होता है, राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। ठीक है, तो क्लास को प्लीज़ शेयर करें, आप सभी रिक्वेस्ट करेंगे। अगला सवाल, पुस्तक बैचलर डैड के लेखक का नाम बताएं। आपको बताना है नेम द ऑथर ऑफ द बुक बैचलर डैड। बैचलर डैड पुस्तक के लेखक का नाम आपको बताना है। ठीक है, बैचलर डैड पुस्तक के लेखक का नाम क्या है। ठीक है, तो आपको देख के पता चल रहा है कौन सा आंसर होना चाहिए। बैचलर डैड पुस्तक के लेखक का नाम बताना है आपको। ठीक है, तो याद रखना है तुषार कपूर सही आंसर होगा। ठीक है, बैचलर डैड पुस्तक के लेखक का नाम क्या है, तो याद रखिएगा बैचलर डैड पुस्तक के लेखक का नाम है तुषार कपूर। तुषार कपूर के द्वारा लिखित पुस्तक है बैचलर डैड। तो याद रखिएगा बैचलर डैड के लेखक का नाम क्या है, तुषार कपूर। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल, दुनिया का सबसे नया गणतंत्र कौन सा देश बना जिसने महारानी एलिजाबेथ II को राज्य के प्रमुख पद से हटा दिया। आपको बताना है दुनिया का सबसे नया गणतंत्र कौन सा देश बना है जिसने महारानी एलिजाबेथ II को राज्य के प्रमुख पद से हटा दिया। ठीक है, तो आप आंसर करें। तो आपका सही आंसर क्या होगा, बारबाडोस। याद रखिएगा बारबाडोस दुनिया का सबसे नया गणतंत्र बना है जिसने महारानी एलिजाबेथ II को राज्य के प्रमुख पद से हटा दिया। तो अगर आपसे पूछे दुनिया का सबसे नया गणतंत्र, तो याद रखिएगा बारबाडोस दुनिया का सबसे नया गणतंत्र है और बारबाडोस में महारानी एलिजाबेथ II को राज्य के प्रमुख पद से हटा दिया गया।
अगला सवाल, वित्त वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी विकास दर कितनी रही? तो आंसर करेंगे, व्हाट वाज द जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन द सेकेंड क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2021 टू 2022। वित्त वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी विकास दर कितनी रही? तो याद रखना 8.4%। ठीक है, वित्त वर्ष 2021-22 का दूसरी तिमाही में भारत का जीडीपी विकास दर कितना रहा? 8.4%, याद रखिएगा। अगला सवाल, नौसेना के 25वें प्रमुख के तौर पर किसने पदभार ग्रहण किया? आपको बताना है नौसेना के 25वें प्रमुख के तौर पर किसने पदभार ग्रहण किया। ठीक है, आंसर करें, नौसेना के 25वें प्रमुख के तौर पर किसने पदभार ग्रहण किया? तो याद रखिएगा, नौसेना के 25वें चीफ कौन बने हैं? एडमिरल आर हरि कुमार। आंसर ऑप्शन नंबर ए, नौसेना के 25वें प्रमुख बने हैं एडमिरल आर हरि कुमार, याद रखिएगा। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे मिला? तो याद रखना है, आंसर करेंगे पहले, 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पे हुआ, ये पहले बताइए कहाँ पे हुआ, और कौन से सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए किसे गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया। ठीक है, तो ये भी आपको बताना है। तो आप जानते हैं कहाँ पे हुआ था, याद रखिएगा, 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? गोवा में, गोवा में हुआ था। ठीक है, पूछेगा आयोजित कहाँ हुआ, तो गोवा में आयोजित। तो 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पे आयोजित हुआ? तो 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित हुआ था। याद रखिएगा, 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित हुआ था। और ठीक है, 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ था? गोवा में आयोजित हुआ था। और इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसको दिया गया था? तो याद रखना है, रिंग वार्डरिंग। रिंग वार्डरिंग जो कि जापानी फिल्म है। रिंग वार्डरिंग क्या है? जापानी फिल्म। तो जापानी फिल्म रिंग वार्डरिंग को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया था। ठीक है, तो 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा में हुआ था, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए रिंग वार्डरिंग को गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया। रिंग वार्डरिंग एक जापानी फिल्म है, तो आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, रिंग वार्डरिंग जापानी फिल्म, याद रखिएगा। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे मिला? जापानी फिल्म रिंग वार्डरिंग को मिला, याद रखिएगा। अगला सवाल, हु रिसीव्ड द गोल्ड एंड पीकॉक अवार्ड फॉर बेस्ट डायरेक्टर एट द 52 नेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI 2021। 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बेस्ट डायरेक्टर के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड किनको मिला? तो सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड किनको मिला, आपको बताना है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? वाकलाव कदरनका। याद रखिएगा, वाकलाव कदरनका को गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला बेस्ट डायरेक्टर के लिए। ठीक है, और इन्होंने कौन सा, मतलब अगर आपसे पूछे कौन सा निर्देशन, किस फिल्म का निर्देशन किया था, तो ये आप कमेंट कर दीजिएगा, इन्होंने किस फिल्म का निर्देशन किया था। ठीक है, तो याद रखना है, बेस्ट डायरेक्टर का गोल्डन पीकॉक अवार्ड किनको मिला? तो याद रखिएगा, बेस्ट डायरेक्टर का गोल्डन पीकॉक अवार्ड वाकलाव कदरनका को मिला। ठीक है, बेस्ट डायरेक्टर के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड वाकलाव कदरनका को मिला, याद रखिएगा। ठीक है, तो 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में हुआ, और इसमें बेस्ट डायरेक्टर के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड वाकलाव कदरनका को मिला। आंसर ऑप्शन ए। अगला सवाल, 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बेस्ट एक्टर के लिए सिल्वर पीकॉक अवार्ड किसे मिला? आपको बताना है, बेस्ट एक्टर के लिए सिल्वर पीकॉक अवार्ड किनको मिला। ठीक है, बेस्ट एक्टर के लिए सिल्वर पीकॉक अवार्ड किनको मिला? जितेंद्र भिखूलाल जोशी को, और इन्होंने गोदावरी फिल्म में एक्टिंग किया था। तो आपका आंसर क्या होगा? जितेंद्र भिखूलाल जोशी। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? जितेंद्र भिखूलाल जोशी। और कौन सा फिल्म है? गोदावरी। गोदावरी। ठीक है, तो ये सवाल आपको याद रखना है, गोदावरी फिल्म के लिए। ठीक है, तो 52वां अंतर्राष्ट्रीय, याद रखना है, 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बेस्ट एक्टर के लिए सिल्वर पीकॉक अवार्ड किनको मिला? जितेंद्र भिखूलाल जोशी को मिला। कौन सा फिल्म के लिए? गोदावरी फिल्म के लिए, याद रखना है। ठीक है, तो बेस्ट एक्टर के लिए सिल्वर पीकॉक अवार्ड जितेंद्र भिखूलाल जोशी को मिला, गोदावरी फिल्म के लिए, याद रखेंगे। आंसर ऑप्शन डी। अगला सवाल, 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बेस्ट
एक्टर फीमेल के लिए सिल्वर पिकॉक अवार्ड किन्हें मिला, यानी आपसे पूछ रहा है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला। ठीक है, तो बेस्ट एक्टर फीमेल यानी बेस्ट एक्ट्रेस के लिए सिल्वर पिकॉक अवार्ड किनको मिला आपको बताना है। तो 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बेस्ट एक्ट्रेस के लिए सिल्वर पिकॉक अवार्ड किनको मिला, तो याद रखना है एंजेला मोलिना। एंजेला मोलिना को सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस का अवार्ड मिला और इनकी फिल्म का नाम क्या था, चार्लोट। याद रखिएगा इनकी फिल्म का नाम क्या था, चार्लोट फिल्म, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो बेस्ट एक्ट्रेस के लिए सिल्वर पिकॉक अवार्ड किनको मिला, तो याद रखिएगा बेस्ट एक्ट्रेस के लिए सिल्वर पिकॉक अवार्ड मिला है एंजेला मोलिना को चार्लोट फिल्म के लिए। ठीक है, तो बेस्ट एक्ट्रेस के लिए सिल्वर पिकॉक अवार्ड किसको मिला, एंजेला मोलिना को चार्लोट फिल्म के लिए, याद रखिएगा। तो 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बेस्ट एक्ट्रेस के लिए सिल्वर पिकॉक अवार्ड किसको मिला, एंजेला मोलिना को चार्लोट फिल्म के लिए, याद रखेंगे। अगला सवाल, 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड किन्हें मिला, तो आपको बताना है इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड किन्हें दिया गया। ठीक है, 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड किनको मिला बताना है। तो याद रखना है प्रसून जोशी। ठीक है, प्रसून जोशी को इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया, तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछता है, इंपॉर्टेंट सवाल है। 52वां भारतीय फिल्म महोत्सव में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड किन्हें मिला, प्रसून जोशी, याद रखेंगे। अगला सवाल, 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस राज्य को फिल्म शूटिंग के लिए देश का सबसे अनुकूल राज्य का पुरस्कार मिला, तो आंसर करेंगे किस राज्य को फिल्म शूटिंग के लिए देश का सबसे अनुकूल राज्य का पुरस्कार मिला, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश को फिल्म शूटिंग के लिए देश का सबसे अनुकूल राज्य का पुरस्कार मिला। ठीक है, तो सबसे अनुकूल राज्य फिल्म की शूटिंग के लिए सबसे अनुकूल राज्य का पुरस्कार उत्तर प्रदेश को मिला, याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आया, तो याद रखना है कि भारत का 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में संपन्न हुआ, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पिकॉक अवार्ड रिंग वार्डरिंग जो कि जापानी फिल्म है उसको मिला। अगर आपसे पूछे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसको मिला, तो जितेंद्र भिकुलाल जोशी को गोदावरी फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड एंजेला मोलिना को मिला चार्लोट फिल्म के लिए, याद रखिएगा। और सबसे अनुकूल राज्य फिल्म की शूटिंग के लिए का अवार्ड किसको मिला, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे। तो क्लास को प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे। अगला सवाल, बेस्ट एक्टर पुरुष के लिए ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 किसे मिला। ठीक है, बेस्ट एक्टर पुरुष के लिए ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 किसे मिला, तो आपको याद रखना है कि छठा ब्रिक्स फिल्म महोत्सव 2021 में हुआ और इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड धनुष को मिला है उनकी फिल्म असुरन के लिए। तो याद रखना है धनुष को मिला है, कौन सा फिल्म के लिए, असुरन के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा बेस्ट एक्टर के लिए ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 किसे मिला, धनुष को असुरन के लिए, याद रखिएगा। ठीक है, तो धनुष को असुरन फिल्म के लिए धनुष को बेस्ट एक्टर का ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 मिला, याद रखेंगे। अगला सवाल, बेस्ट एक्टर फीमेल के लिए ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 किसे मिला, यानी बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में। ठीक है, तो आप बताएं आंसर क्या होगा। तो याद रखना है लारा बोल्डोरिनो, याद रखिएगा लारा बोल्डोरिनो, ये ब्राजील की हैं और इनको ऑन व्हील्स फिल्म के लिए मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला, लारा बोल्डोरिनो को मिला है, ये ब्राज़ील की एक्ट्रेस हैं और इनको ऑन व्हील्स फिल्म के लिए मिला है, याद रखेंगे। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार किसको मिला, तो लारा बोल्डोरिनो, याद रखिएगा। अगला सवाल, मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप 2021 जीतकर इस खिताब के पहले भारतीय चैंपियन कौन बन गए, तो आंसर करेंगे मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय चैंपियन खिलाड़ी का नाम आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना है सही आंसर क्या होगा, सौरभ घोषाल।
ठीक है, याद रखना है सौरभ घोषाल। मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप, तो अगर आपसे पूछेगा सौरभ घोषाल किस खेल से जुड़े हैं, तो स्क्वैश के खिलाड़ी हैं। तो मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप 2021 किसने जीता, तो याद रखिएगा मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप 2021 जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं सौरभ घोषाल, याद रखेंगे। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। अब यहां से आपको और भी बहुत सारा सवाल पूछ सकता है, जैसे याद रखिएगा अगर आपसे पूछे, ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछता है आपसे पूछेगा ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप, ठीक है, लिखिएगा ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीता, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पूछता है ये सवाल। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 किसने जीता, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 किसने जीता, आपको बताना है। ठीक है, पुरुष एकल और महिला एकल दोनों बताना है। ठीक है, तो याद रखना है ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 पुरुष वर्ग में किसने जीता, ली जी जिया, मलेशिया के हैं, इन्होंने जीता है। ठीक है, तो इनका नाम आप याद रखिएगा, ली जी जिया। ठीक है, ली जी जिया कहाँ के हैं, मलेशिया के हैं। तो याद रखना है ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 पुरुष एकल खिताब किसने जीता, तो ली जी जिया ने जीता और ये मलेशिया देश के हैं, याद रखिएगा। अगर आपसे फीमेल में पूछे कि ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीता, तो आप बताएं, अगर आपको पता है तो ये सवाल पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 किसने जीता, तो आपको बताना है ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 महिला एकल का खिताब किसने जीता। ठीक है, महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो याद रखिएगा नोजोमी ओकुहारा, नोजोमी ओकुहारा। ठीक है, नोजोमी ओकुहारा, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप महिला एकल का खिताब नोजोमी ओकुहारा ने जीता है और ये जापान की खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे थॉमस कप बैडमिंटन कौन सा देश जीता है, थॉमस कप बैडमिंटन, थॉमस कप इंपॉर्टेंट है, थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है, तो आपसे पूछेगा थॉमस कप कौन जीता, तो थॉमस कप जो है ये पुरुष बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा थॉमस कप पुरुष बैडमिंटन से संबंधित है। कौन जीता थॉमस कप, ये आपको बताना है। थॉमस कप पुरुष बैडमिंटन से जुड़ा है और ये कौन जीता थॉमस कप, तो याद रखना है इंडोनेशिया जीता। कौन हारा, किसको हराकर इंडोनेशिया जीता, ठीक है, चीन को हराकर इंडोनेशिया जीता। ठीक है, याद रखिएगा चीन जो है उपविजेता, चीन उपविजेता रहा, तो ये भी आपको याद रखिएगा, यानी चीन को हराकर इंडोनेशिया ने थॉमस कप पुरुष बैडमिंटन का खिताब जीता। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि थॉमस कप किस खेल से जुड़ा है, तो थॉमस कप बैडमिंटन से जुड़ा है। थॉमस कप कौन सा देश जीता, इंडोनेशिया जीता। किसको हराया, तो चीन को हराया, याद रखिएगा। तो थॉमस कप का विजेता इंडोनेशिया, उपविजेता चीन। अगर आपसे पूछे उबेर कप, तो उबेर कप भी बैडमिंटन से जुड़ा है, उबेर कप, लेकिन उबेर कप याद रखना है महिला बैडमिंटन से जुड़ा है। ठीक है, उबेर कप महिला बैडमिंटन से जुड़ा है। और कौन सा देश ने उबेर कप जीता है आपको बताना है, तो आपको बताना है उबेर कप कौन सा देश जीता है। ठीक है, तो उबेर कप चीन जीता है जापान को हराकर। ठीक है, उबेर कप कौन जीता है, चीन जीता है। ठीक है, किसको हराकर, जापान को हराकर। तो अगर आपसे पूछता है तो याद रखिएगा उबेर कप कौन जीता, चीन जीता, किसको हराकर, जापान को हराकर। ठीक है, तो उबेर कप 2021, तो अगर आपसे पूछेगा उबेर कप 2021 किस खेल से जुड़ा है, तो उबेर कप बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है। उबेर कप 2021 कौन जीता, चीन जीता, उपविजेता कौन रहा, जापान, याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आया, तो ये सब सवाल भी पूछ सकता है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। ट्विटर के नए सीईओ का नाम बताएं जो भारतीय मूल के हैं, तो आंसर करेंगे नेम द न्यू सीईओ ऑफ ट्विटर हु इज ऑफ इंडियन ओरिजिन। भारतीय मूल के ट्विटर के नए सीईओ का नाम आपको बताना है। तो क्या होगा आंसर बताएंगे, आप सभी जानते हैं आंसर, ऑप्शन नंबर बी पराग अग्रवाल। तो ट्विटर के नए सीईओ कौन बने हैं, पराग अग्रवाल, याद रखिएगा। तो ट्विटर के नए सीईओ बने हैं, ट्विटर के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं पराग अग्रवाल, याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल, संसद के दोनों सदनों ने 3 कृषि कानूनों को रद्द करने का विधेयक 29 नवंबर 2021 को पारित कर दिया। इस विधेयक का नाम बताएं। तो आंसर करेंगे संसद के तीनों सदनों ने
3 कृषि कानूनों को रद्द करने का विधेयक 29 नवंबर 2021 को पारित कर दिया। इस विधेयक का नाम बताना है आपको। ऑप्शन ए किसान कानून निरसन विधेयक 2021, ऑप्शन बी कृषि कानून संशोधन विधेयक, ऑप्शन सी कृषि कानून निरसन विधेयक 2021। तो आपको आंसर करना है, क्या आंसर हो सकता है यहाँ पे। तो याद रखिएगा, संसद के दोनों सदनों ने 3 कृषि कानूनों को रद्द करने का विधेयक 29 नवंबर 2021 को पारित किया और इस विधेयक का नाम क्या था, तो एग्रीकल्चर लॉज रिपेल बिल 2021, यानी कृषि कानून निरसन विधेयक 2021। ठीक है, तो याद रखिएगा, संसद के दोनों सदनों ने 3 कृषि कानूनों को रद्द करने का जो विधेयक है ये पारित किया था और इस विधेयक का नाम क्या है, कृषि कानून निरसन विधेयक 2021। ठीक है, अगला सवाल, राज्यसभा के इतिहास में पहली बार पिछले सत्र मानसून सत्र में किए गए दुर्व्यवहार के लिए शीतकालीन सत्र 2021 में कितने सांसदों को सस्पेंड किया गया। तो आंसर करेंगे, राज्यसभा के इतिहास में पहली बार मानसून सत्र में किए गए दुर्व्यवहार के लिए शीतकालीन सत्र 2021 में कितने सांसदों को सस्पेंड किया गया। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखना है आंसर क्या होगा, 12। ठीक है, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 12। तो याद रखिएगा कि 12 सांसदों को क्या किया गया था, सस्पेंड किया गया था, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, मानसून सत्र में थोड़ा दुर्व्यवहार किया था, याद रखना है। ठीक है, तो राज्यसभा के इतिहास में पहली बार मानसून सत्र में 12 सांसदों ने दुर्व्यवहार किया था, जिसके कारण उनको शीतकालीन सत्र 2021 के लिए क्या किया गया, सस्पेंड कर दिया गया, याद रखेंगे। ठीक है, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, अरुणाचल प्रदेश के नामांकन के 50 साल पूरे होने के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन के लिए किस एक्टर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो आपको बताना है, अरुणाचल प्रदेश के नामांकन के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन के लिए किस एक्टर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ठीक है, तो गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन के लिए किस एक्टर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया अरुणाचल प्रदेश ने, आपको बताना है। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी संजय दत्त। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। ठीक है, संजय दत्त आपका आंसर होगा। अरुणाचल प्रदेश के नामांकन के 50 साल पूरे होने के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन के लिए संजय दत्त को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या था, आपको पता है अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम था नेफा नगर। तो अगर आपसे पूछे अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम, तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या था, नेफा नगर। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या था, तो याद रखना है कि अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम नेफा था। और नेफा का फुल फॉर्म क्या होता है, आपको पता है नेफा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप बताइए नेफा का फुल फॉर्म क्या होता है। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम नेफा, याद रखिएगा। और नेफा का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ ईस्ट, याद रखिएगा नेफा का फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कभी कभी, तो याद रखिएगा नेफा का फुल फॉर्म क्या है। तो अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम नेफा था, नेफा का फुल फॉर्म है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, याद रखिएगा। ठीक है, 20 जनवरी 1972 में अरुणाचल प्रदेश के नाम से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और 20 फरवरी 1987 को इसको राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम नेफा था, नेफा का फुल फॉर्म नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी है। अरुणाचल प्रदेश को पहले केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था 1972 में। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया 1987 में, याद रखिएगा। और अरुणाचल प्रदेश किस देश के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश जो है चीन के साथ बॉर्डर शेयर करता है, भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश चीन, भूटान और म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश में दर्रा भी बहुत सारा है जो एग्जाम में पूछ सकता है। तो अरुणाचल प्रदेश जो है, ठीक है, कौन कौन सा दर्रा है, दिफू दर्रा कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में, तो याद रखना है दिफू पास कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। बॉमडिला दर्रा कहाँ पे है, बॉमडिला दर्रा कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है, तो याद रखना है बॉमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश। इसके अलावा यहाँ पे सेला सुरंग कहाँ पे है, तो सेला सुरंग कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है, तो याद रखिएगा सेला सुरंग कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है सेला सुरंग। ठीक है, इसके अलावा पूछ सकता है कामलांग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो कामलांग नेशनल पार्क हम लिख देते हैं। तो अगर आपसे पूछे
कामलांग नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो याद रखिएगा कामलांग वन्यजीव अभ्यारण्य जो है अरुणाचल प्रदेश में है, कामलांग वन्यजीव अभ्यारण्य। इसके अलावा आप जानते हैं कि आपका ईटानगर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में है, पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो नामदफा नेशनल पार्क भी अरुणाचल प्रदेश में है, याद रखना है, नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। मॉर्लिंग नेशनल पार्क कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये भी सवाल याद रखना है, मॉर्लिंग नेशनल पार्क कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है मॉर्लिंग नेशनल पार्क। ठीक है। इसके अलावा दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। तो याद रखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश में दिफू दर्रा, बोमडीला दर्रा, सेला सुरंग, इसके अलावा कामलांग वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में है, ईटानगर वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में है, पाखुई नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है, मार्लिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है, नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश के नामांकन के 50 साल होने के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन के लिए संजय दत्त को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। आंसर ऑप्शन डी। तो क्लास को प्लीज सपोर्ट करें, आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे। अगला सवाल, नीति आयोग ने राज्य केंद्र शासित प्रदेश की जिला स्तर पर गरीबी मापने के लिए पहला राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया, इनमें कौन सबसे गरीब राज्य है? ठीक है। तो अच्छा सवाल है, पूछ सकता है। तो आंसर करेंगे नीति आयोग ने राज्य केंद्र शासित प्रदेश की जिला स्तर पर गरीबी मापने के लिए पहला राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया, इसमें सबसे गरीब राज्य का दर्जा किसे दिया गया है? तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बिहार। ठीक है। तो नीति आयोग ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की जिला स्तर पर गरीबी मापने के लिए पहला राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया, जिसमें बिहार राज्य को सबसे ऊपर रखा गया है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, किस राज्य की विधानसभा ने पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने के लिए मोटर वाहन कराधान विधेयक 2021 पास किया? तो आंसर करेंगे किस राज्य की विधानसभा ने पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने के लिए मोटर वाहन कराधान यानी संशोधन विधेयक 2021 पास किया? तो आपका सही आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश। ठीक है। तो आंध्र प्रदेश राज्य की विधानसभा ने पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने के लिए मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2021 पास किया। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। ठीक है। अगला सवाल, केंद्र सरकार ने किसे केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया? तो आंसर करेंगे केंद्र सरकार ने किसे केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया? तो आपका आंसर क्या होगा? विवेक जोहरी। याद रखिएगा केंद्र सरकार ने विवेक जोहरी को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया। ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है, तो विवेक जोहरी को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो आंसर क्या हो गया? विवेक जोहरी याद रखेंगे। ठीक है। अगला सवाल, नेशनल क्रेडिट कोर एनसीसी ने अपनी 73वीं वर्षगांठ कब मनाई? तो आपको बताना है एनसीसी ने अपना 73वां वर्षगांठ कब मनाया। ठीक है। तो पहले तो आपको बताना है एनसीसी का स्थापना कब हुआ, नेशनल क्रेडिट कोर का स्थापना कब हुआ। तो आंसर करेंगे नेशनल क्रेडिट कोर का स्थापना कब हुआ। तो आप याद रखिएगा एनसीसी यानी नेशनल क्रेडिट कोर की स्थापना 1948 में हुई थी। तो एनसीसी का स्थापना कब हुआ था? 1948 में हुआ था। ठीक है। और इन्होंने अपना 73वां वर्षगांठ कब मनाया? तो याद रखना है आंसर होगा 28 नवंबर 2021। ठीक है। तो नेशनल क्रेडिट कोर ने अपना 73वां वर्षगांठ कब मनाया? 28 नवंबर 2021 को याद रखिएगा। एनसीसी की स्थापना कब हुई थी, किस साल? तो एनसीसी की स्थापना 28 नवंबर 1948 को हुई थी। तो याद रखना है नेशनल क्रेडिट कोर की स्थापना 28 नवंबर 1948 ईस्वी को हुआ था। नेशनल क्रेडिट कोर का उद्देश्य भारत की रक्षा के प्रति युवकों एवं युवतियों को जागरूक करना तथा उन्हें अंतिम रक्षा पंक्ति के लिए तैयार रखना है। और आप जानते हैं नेशनल क्रेडिट कोर का आदर्श वाक्य एकता और अनुशासन है। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछे एनसीसी का आदर्श वाक्य क्या है, तो एकता और अनुशासन। एनसीसी का आदर्श वाक्य है एकता और अनुशासन। ठीक है। एनसीसी का आदर्श वाक्य क्या है? एकता और अनुशासन। याद रखिएगा एनसीसी का आदर्श वाक्य क्या है? एकता और अनुशासन। याद रखिएगा। ठीक है।
तो याद रखना है एनसीसी ने अपना 73वां वर्षगांठ कब मनाया? 28 नवंबर 2021, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछ दे कभी कि सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ का स्थापना कब हुआ था, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का स्थापना कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1965 में। 1965 में सीमा सुरक्षा बल का स्थापना किया गया था। ठीक है, 1965 में सीमा सुरक्षा बल का स्थापना किया गया था, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का स्थापना कब हुआ था, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का स्थापना कब हुआ था, तो 1984। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का स्थापना कब हुआ था, एनएसजी। तो अगर आपसे पूछेगा तो एनएसजी का स्थापना कब हुआ था, तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का स्थापना कब हुआ था, 1984 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे सीआईएसएफ का स्थापना कब किया गया था, सीआईएसएफ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का स्थापना 1969। तो सीआईएसएफ का स्थापना 1969 में किया गया था। 1969 में ही इसरो का स्थापना हुआ था। 1969 में ही नील आर्मस्ट्रांग चांद पर गए थे। 1969 में ही मान बुकर पुरस्कार शुरू हुआ था। 1969 में ही पहली बार दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया था। 1969 में ही इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ था। ठीक है, तो याद रखना है 1969 में ही इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार पहली बार दिया गया। 1969 में ही दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है वो शुरू किया गया। 1969 में मान बुकर पुरस्कार शुरू किया गया। 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर गए थे। 1969 में इसरो का स्थापना हुआ था। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और 1969 ईस्वी में ही सीआईएसएफ का स्थापना हुआ था। तो याद रखिएगा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की स्थापना 1969 में हुई थी और इसी साल इसरो का स्थापना हुआ था। ठीक है, तो सीआईएसएफ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना 1969, याद रखिएगा। और सीआरपीएफ अगर आपसे पूछे तो आप जानते हैं सीआरपीएफ का स्थापना कब हुआ था, 1939 में। याद रखिएगा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ का स्थापना 1939 में हुआ था और इसी साल सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। तो अगर आपसे पूछेगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में और इसी साल सीआरपीएफ का स्थापना भी हुआ था। तो याद रखिएगा सीआरपीएफ की स्थापना 27 जुलाई 1939 ईस्वी को की गई थी। ठीक है, समझ में आया? तो ये चीज याद रखना है। आईटीबीपी का स्थापना कब हुआ था, आईटीबीपी, तो आईटीबीपी का स्थापना हुआ था 1962 में। ठीक है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस का, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। तो याद रखिएगा भारत तिब्बत सीमा पुलिस का गठन चीन आक्रमण के बाद अक्टूबर 1962 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर क्या हो गया? नेशनल क्रेडिट कोर की स्थापना 28 नवंबर 1948 को हुई थी। नेशनल क्रेडिट कोर ने अपना 73वां वर्षगांठ मनाया 28 नवंबर 2021, याद रखिएगा। ठीक है, तो नेशनल क्रेडिट कोर का स्थापना 1948 ईस्वी, याद रखेंगे। क्लास को प्लीज सपोर्ट करें, रिक्वेस्ट करेंगे। अगला सवाल, भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई? आंसर करेंगे भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई? ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? हंसवती बिष्ट, याद रखिएगा हंसवती बिष्ट। भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी हंसवती बिष्ट। तो याद रखना है भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष हंसवती बिष्ट बनी। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, आरबीआई ने प्राइवेट बैंकों के प्रवर्तकों के लिए हिस्सेदारी की अनुमति 15% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो आंसर करेंगे आरबीआई ने प्राइवेट बैंकों के प्रवर्तकों के लिए हिस्सेदारी की अनुमति 15% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो याद रखना है 26%। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। आरबीआई ने प्राइवेट बैंकों के प्रवर्तकों के लिए हिस्सेदारी की अनुमति 15% से बढ़ाकर 26% कर दिया है, याद रखेंगे। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य बनने वाला 101वां देश कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य बनने वाला 101वां देश कौन है? तो याद रखना है अमेरिका। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य बनने वाला 101वां देश कौन है? तो अमेरिका। तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य बनने वाला 101वां देश कौन है? अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। अगला सवाल, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग बताएं। आंसर करेंगे जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो याद रखना है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक
2022 में भारत को 10वां स्थान दिया गया। आंसर क्या होगा? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो 22वां। याद रखिएगा, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत को 10वां स्थान दिया गया। अगला सवाल, ISSF प्रेसिडेंट्स कप 2021 में भारत ने कितने पदक जीते? तो आपको बताना है ISSF प्रेसिडेंट्स कप 2021 में भारत ने कुल कितने पदक जीते। तो याद रखना है ISSF प्रेसिडेंट्स कप 2021 में भारत ने कुल 5 पदक जीते। ठीक है, तो याद रखना है ISSF प्रेसिडेंट्स कप 2021 में भारत ने कुल 5 पदक जीते। आंसर ऑप्शन डी। अगला सवाल, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस नेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है? तो आंसर करेंगे नेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है? तो याद रखना है 11 नवंबर। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। तो नेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर। याद रखिएगा 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। अगला सवाल, यूनेस्को रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल होने वाले भारत के छठे शहर का नाम बताएं। आंसर करेंगे यूनेस्को रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का छठा शहर कौन सा है? तो याद रखिएगा श्रीनगर। ठीक है, यूनेस्को रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का छठा शहर बना है श्रीनगर। तो याद रखेंगे यूनेस्को रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का छठा शहर बना है श्रीनगर। ऑप्शन डी। अगला सवाल, किस भारतीय को T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पूरा करने वाला दुनिया का तीसरा खिलाड़ी होने का दर्जा मिला है? तो आपको बताना है कौन से ऐसे भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने में दुनिया के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, यानी बताना है कि T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पूरा करने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी कौन है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन देख के ही आपको समझ में आ गया, रोहित शर्मा होगा, क्योंकि ये बॉलर हैं, ये बहुत पीछे आते हैं, ऑलराउंडर हैं, और ये बॉलर हैं। तो आंसर क्या होगा? रोहित शर्मा। याद रखिएगा T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पूरा करने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बने हैं रोहित शर्मा। याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल, ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग बताएं। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो याद रखना है ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत को 18वां स्थान मिला है। ठीक है, तो याद रखिएगा ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत को 18वां स्थान दिया गया है। ऑप्शन डी। अगला सवाल, विज्ञान और शांति का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह 2021 कब से कब तक मनाया गया? आंसर करेंगे विज्ञान और शांति का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह 2021 कब से कब मनाया गया? विज्ञान और शांति का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह 2021 कब से कब तक मनाया गया, आपको बताना है। तो याद रखना है 9 से 14 नवंबर। ठीक है, तो विज्ञान और शांति का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह 2021 9 से 14 नवंबर तक मनाया गया। याद रखना है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, विज्ञान और शांति का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह 2021 9 से 14 नवंबर के बीच मनाया गया। आंसर ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा, तो विज्ञान और शांति का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह 2021 कब मनाया गया? 9 से 14 नवंबर। याद रखेंगे, आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इतना ही सवाल था। आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ आप लोग क्लास को सपोर्ट करें, क्लास को लाइक और शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग क्लास में रेगुलर रहें। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय BSA। धन्यवाद।